सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए अपना आज ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दे दिए हैं इस चैप्टर पे। उसमें मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाएं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल बेसिक जो कहते हैं ना, सारा क्वेश्चन समेत मैंने आपका क्लियर कर दिया है लेक्चर नंबर 2 तक। तो दोनों लेक्चर आप पहले देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। दोनों लेक्चर देखिए, इस लेक्चर को आप इजीली समझ लेंगे, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, 120% गारंटी दूंगा कि आपको इस चैप्टर से एक इतना सा शब्द भी मैं रटने नहीं दूंगा। आपको ईजिली सारा का सारा चैप्टर मैं समझाऊंगा, ठीक है। आपके दिमाग में ठोक दूंगा सारा का सारा चैप्टर ईजिली। बिल्कुल देखिएगा, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो आपकी फिर दिक्कत पड़ेगी आपको, ठीक है। बस वीडियो आप एंड तक देखिए, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आपको शुरू का, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। आप वो मत कीजिए, बस एक बार पूरा वीडियो देखिए। कम से कम आप अगर एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि क्लियरली आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण जो था अपना, आज ये पढ़ेंगे हम। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोसों को 4 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। 4 प्रकार कौन कौन से? देखिए पहला है आयनिक ठोस, ठीक है। कौन सा है? पहला आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, ठीक है। दूसरा अपना क्या है? दूसरा अपने पास आणविक ठोस, समझते जाइए बस, आणविक ठोस। अपने पास जो तीसरा है, तीसरा अपने पास धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। और जो अपना चौथा है वो है सहसंयोजी ठोस। ये जो है सहसंयोजी ठोस, ठीक है। तो इन 4 प्रकार में बांटा गया है क्रिस्टलीय ठोसों को। तो इन 4 प्रकार को ही हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजीली आपके दिमाग में मैं छापने वाला हूँ। और हाँ देखिए, जो आणविक ठोस है ना, क्रिस्टलीय ठोसों को 4 प्रकार में बांटा गया है। उसमें एक जो आणविक ठोस आता है अपना, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको भी कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। तो इन 3 भागों को आप नहीं पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीपली आपसे वो नहीं पूछता है। बस इतना पूछ लिया क्रिस्टलीय ठोसों को कितने प्रकार में बांटा गया है, तथा परिभाषा भी लिखिए साथ में, ठीक है। उदाहरण सहित, केमिस्ट्री में उदाहरण सहित बहुत पूछता है, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है, इतना डीपली वो नहीं जाएगा। तो मैं इन तीन चीज़ों को छोड़ूंगा। कौन कौन से आणविक ठोसों को कितने प्रकार में बांटा गया है? ध्रुवित आणविक ठोस, अध्रुवित आणविक ठोस, और तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो इन तीनों को छोड़ देते हैं, इतना डीपली वो आपसे नहीं पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये 4 प्रकार पढ़ेंगे हम, देखिए आज। तो पहले नंबर पे अपना आता है आयनिक ठोस। अब देखिए, जैसा कि इसके वर्ड में ही आपको पता लग रहा है, शब्द में ही आयन, आयनिक ठोस, आयन मतलब आयनों से मिलकर बना होगा, ये सीधी बात है। तो पढ़ते हैं कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचना इकाई आयन, धनायन व ऋणायन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है बिल्कुल आपको नहीं समझ में आएगा। आप समझिए, देखिए वे ठोस पदार्थ होंगे जिनके जो क्रिस्टल है ना, जैसे ये पेन है तो ये छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे क्रिस्टलों से तो मिलकर बना होगा। तो ऐसे ही कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके क्रिस्टलों की जो संरचनात्मक इकाई है, मतलब इस, अब जो ये पेन है इसकी जो इकाई मुझे संरचना, मतलब जो इसकी संरचना मुझे दिख रही है उसकी इकाई क्या है? ये प्लास्टिक के छोटे छोटे क्रिस्टल, मतलब छोटे छोटे कण होंगे प्लास्टिक के इसमें, तो वही तो हो गया। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई, संरचना मतलब एक तरीके से चित्र हम बोल सकते हैं। ये जो दिख रहा है हमें पेन, ये संरचनात्मक है। स्टेम, ये पेन कैसा है? संरचनात्मक। तो इसकी संरचनात्मक इकाई क्या है? छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होंगे। तो ऐसे ही वे पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन। और आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनायन व ऋणायन, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, ठीक है। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। इजीली क्लियर हुआ ना? उदाहरण के लिए लिख सकते हैं NaCl, यहाँ पे सोडियम आपका देखिए प्लस होगा और Cl आपका माइनस होगा। ऐसे यहाँ पे सीजियम क्लोराइड, CS यहाँ पे प्लस होगा, Cl माइनस होगा। यहाँ पे जिंक और क्लोरीन है, तो यहाँ पे देखिए Zn आपका प्लस होगा और इसमें से एक क्लोरीन माइनस होगा, ठीक है। तो धनायन व ऋणायन पता लग गया ना आपको, कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई आयन, यानी कि धनायन व ऋणायन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। इजीली आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। अब देखिए अगला है आयनिक ठोसों के लक्षण। तो देखिए इनके क्या लक्षण हैं, जैसे कह सकते हैं कि जैसे घर वाले कहते हैं कि आपके पुत्र के लक्षण बहुत खराब हैं, या इस बंदे के लक्षण बहुत खराब हैं, तो ऐसे ही इन ठोसों के भी कुछ लक्षण होते हैं। देख लेते हैं क्या है। ये ठोस विपरीत आवेश वाले आयनों से मिलकर बने होते हैं। देखिए विपरीत आवेश वाले आयनों से मिलकर बने होते हैं। तो मैंने ये बताया था
कि धनायन व ऋणायन जो दो आवेश थे उन्हीं से तो मिलकर बने थे ये ठोस। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना पीछे, तो उन्हीं से मिलकर बने होते हैं, तो एक लक्षण ये हो गया। दूसरा क्या है कि विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य कूलाम आकर्षण बल कार्य करता है। तो आपने फिजिक्स में कूलाम का नियम पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में ही है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो उसमें दो आवेश होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो उनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है? कूलाम का आकर्षण बल। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य जो बल कार्य करेगा वो कूलाम आकर्षण बल कार्य करता है। इजीली क्लियर है ना। और ये ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं, जैसे लोहा बहुत कठोर होता है। और प्रकृति की अगर सबसे कठोर धातु के बारे में कोई पूछता है या तत्व के बारे में पूछता है तो वो होता है अपना हीरा। हीरा जो होता है प्रकृति का सबसे कठोर तत्व होता है। ठीक है, अब चौथा है ये ठोस प्रबल विद्युत आकर्षण बल के कारण उच्च गलनांक तथा क्वथनांक रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये कूलाम का आकर्षण बल जो था ना, ये आकर्षण बल जो रख रहे थे, तो इनका जो आकर्षण बल था वो प्रबल था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा था। प्रबल का मतलब बहुत ज्यादा आकर्षण बल था, उसके कारण ये उच्च गलनांक तथा क्वथनांक रख रहे थे। ठीक है, उच्च गलनांक तथा क्वथनांक रखते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अब अपना आता है टॉपिक नंबर 2, आणविक ठोस। देखिए मैंने सारी चीजें लिख ली हैं ताकि आपको समझाने में ज़्यादा देर ना लगे, क्योंकि वीडियो तो लंबा होगा, सीधी बात है। अगर मैं लिखता साथ साथ तो वीडियो बहुत लंबा चले जाता। ठीक है, अब देखिए आणविक ठोस में क्या है। आणविक ठोस को भी आप इजीली समझेंगे। देखिए वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं। अब देखिए, अब जैसे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पेन के उसी से समझाऊंगा। अब जैसे ये पेन है, इसके क्रिस्टल जो ये इसकी जो संरचनात्मक मुझे दिख रहा है, जो संरचना दिख रही है ना इसकी, तो ये इसकी संरचनात्मक इकाई क्या है? इकाई क्या है? मतलब इकाई तो ये छोटी छोटी प्लास्टिक से मिलकर बना होगा। तो ऐसे ये कि जो ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो आणविक ठोस कहलाते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई, यानी कि उनकी जो संरचना है वो अणुओं से मिलकर बनी है, तो वो आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, कौन से ठोस? आणविक ठोस। इजीली क्लियर हुआ ना। उदाहरण हो जाएगा आपका आयोडीन, ठोस, मीथेन, बर्फ आदि। ठीक है, आपको उदाहरण सहित याद करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना उदाहरण के तो बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आणविक ठोसों के लक्षण भी देख लेते हैं, इनके भी कुछ ना कुछ लक्षण होंगे। ठीक है, ये ठोस अणुओं द्वारा बने होते हैं। तो यहाँ पे ये बात की थी कि वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं, मतलब अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वही तो मैंने बताया था आपको अभी, तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये ठोस अणुओं द्वारा बने होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि इन ठोसों में वान डर वाल्स बल कार्य करता है, वो भी प्रबल करेगा। प्रबल वान डर वाल्स बल कार्य करता है इन ठोसों में। ठीक है, ये ठोस मुलायम होते हैं। जैसे देखिए बर्फ है, अगर बर्फ को आप दबाएंगे तो वो पिघलने लग जाएगी ना। बर्फ को जैसे आप लीजिए फ्रिज में से थोड़ी सी बर्फ, उसको दबा के रखिए तो वो पिघलने लग जाएगी। तो ये ठोस कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। ठीक है, इजीली क्लियर है ना। और देखिए अब सॉरी गाइस, यहाँ पे प्रबल हो गया था हमसे, शायद हमने ठोस प्रबल बोल दिया था। यहाँ पे दुर्बल वान डर वाल्स बल कार्य करता है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा? दुर्बल, यानी कि बहुत कम। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि दुर्बल वान डर वाल्स बल के कारण ये ठोस निम्न गलनांक में निम्न क्वथनांक रखते हैं। यानी कि क्या करा है कि इनके जो अणुओं के बीच जो वान डर वाल्स बल कार्य करता है वो दुर्बल होता है, और उसी के कारण इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं गलनांक और क्वथनांक पर वीडियो मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो पता लग गया ना आपको, इजीली क्लियर हुआ। तो अब बढ़ते हैं अपना टॉपिक नंबर 3, धात्विक ठोस। तो देखिए अपना जो तीसरे नंबर का टॉपिक है वो है धात्विक ठोस। इसको भी मैं आपको इजीली क्लियर करूंगा, बहुत इजी टॉपिक है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी। देखिए क्या है कि वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई धातु होते हैं, यानी कि क्या कह रहा है कि वे ठोस पदार्थ होंगे जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं। किनसे? केवल और केवल धातुओं से मिलकर बने होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। वही सब कुछ सेम है, बस समझ जाइए। धात्विक आ रहा है तो धातु, आणविक आ रहा है तो अणु, सब कुछ वही तो है। यहाँ पे देखिए अपना आयनिक आया था तो आयन आ रहा था, आणविक ठोस आए थे तो अणु आ रहे थे, धात्विक ठोस आया तो धातु आ रहा है। ठीक है, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई धातु होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल यानी कि एल्यूमिनियम आदि, ये 4 इसके उदाहरण हैं। ठीक है भैया, सीधी बात है। जैसे ये प्लास्टिक है, इसका जो क्रिस्टल की इसकी जो संरचनात्मक इकाई है वो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो वैसे ही कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनकी संरचनात्मक इकाई धातु होते हैं केवल, तो वो धात्विक ठोस कहलाते हैं। उनके उदाहरण ये नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके भी कुछ लक्षण है भाई, लक्षण देख लेते हैं। ये सामान्यतः मुलायम से कठोर क्रम में होते हैं।
यानी कि क्या करा है कि जो धात्विक ठोस होते हैं वो सबसे मुलायम होंगे, फिर उससे कठोर होंगे, फिर उससे कठोर होंगे, फिर उससे कठोर होंगे, फिर उससे कठोर होंगे। तो ऐसी कठोर की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं। तो जो कठोर की तरफ बढ़ते 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 जाते हैं वो सारे कौन से होते हैं? धात्विक ठोस होते हैं। ठीक है, ये ठोस ऊष्मा तथा विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, मतलब क्या करा है कि इन ठोसों में ऊष्मा और विद्युत अच्छी तरीके से प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से प्रवाहित होती है। तो ये ठोस ऊष्मा तथा विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये उच्च गलनांक तथा क्वथनांक रखते हैं, यानी कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उच्च होता है। ठीक है, ये कुछ धातु ठोस रंग रखते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है? देखिए चौथे वाले का ये थोड़ा डिफरेंट है ना, लग रहा है ना, लेकिन कुछ मतलब नहीं है। मतलब कुछ मतलब तो है, बट मतलब क्या वो समझिए। देखिए ये कुछ धातु ठोस रंग, यानी कि जो ये धातु, कुछ जो धातु होते हैं ना वो ऐसा रंग रखते हैं कि वो मिटता नहीं है, यानी कि वो ठोस रंग रखते हैं। जैसे कि ये पेन है, अगर इस पेन को मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो कि इसका जो ये लाल रंग है ये मिट जाएगा अपने आप? नहीं मिटेगा ना। तो ऐसे ही कुछ जो धातु होते हैं वो ठोस रंग रखते हैं। जैसे आपने एक कोई टी शर्ट ली होगी, अगर आप वो धूप में डाल दें तो वो क्या हो जाएगी? उसका रंग उड़ जाएगा, तो वो ठोस रंग नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इस पेन को धूप में भी डाल दूं तो क्या रंग उड़ जाएगा? मतलब उड़ेगा तो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं उड़ेगा ना, जैसे टी शर्ट का उड़ जाता है। तो ये एक तरीके से कौन सा ठोस हो गया? धात्विक ठोस हो गया। ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या आता है अपना चौथे नंबर पे आता है सह संयोजी ठोस। इसके शब्द से ही पता लग रहा है कि किसी भी दो चीजों से मिलकर बनने वाला ठोस। ठीक है, सह संयोजी यानी कि संयोग करके जो ठोस होगा वही होगा। तो इन ठोसों के कण एक ही प्रकार के अधातु, यानी कि एक ही प्रकार के अधातु परमाणु होंगे उसमें, और सह संयोजी आबंध द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि जो एक ही प्रकार के उसमें अधातु होंगे, और जो वो अधातु होंगे ना वो सह संयोजी आबंध द्वारा एक साथ जुड़े होंगे। तो वही जो ठोस होते हैं वो सह संयोजी ठोस कहलाते हैं। यानी कि इन ठोसों के कण एक ही प्रकार के अधातु परमाणु सह संयोजी आबंध द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, सह संयोजी ठोस कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, तो मुझे इसका एक ही उदाहरण मिला था अपनी बुक में, मेरे पास जो बुक है उसमें एक ही लिखा हुआ था, तो ग्रेफाइट है इसमें। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? ग्रेफाइट। इसके भी कुछ लक्षण देख लेते हैं, न्यू पेज में लिखे हुए हैं, पेज खत्म हो गया है। तो देखिए मैं न्यू पेज पे आ चुका हूँ। इसमें क्या है कि ये अत्यधिक कठोर होते हैं। अब देखिए ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। ठीक है, सहसंयोजी ठोस जो होते हैं बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। ये अत्यधिक उच्च गलनांक रखते हैं, यानी कि ये इनका गलनांक जो था वो बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। देखिए उच्च तो होता है, लेकिन बोला है अत्यधिक उच्च, यानी कि बहुत ज़्यादा गलनांक होता है इनका। ठीक है, ये विद्युत के बहुत दुर्बल चालक या कुचालक होते हैं। यानी कि क्या करा है कि ये जो अपने ठोस है, सहज संयोजी ठोस जो है, ये विद्युत के बहुत दुर्बल यानी कि बहुत कम, यानी कि उसमें जो विद्युत प्रवाहित करेंगे या तो बहुत कम होगी या फिर ना के बराबर, यानी कि कुचालक मतलब ना के बराबर, या तो प्रवाहित ही नहीं होगी। यही वही है कि ये विद्युत के बहुत दुर्बल चालक या कुचालक होते हैं। ठीक है, तो आई होप चारों टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे, वीडियो में मजा आया होगा और चारों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद तो यही है कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका कोई भी टॉपिक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और मैं बिल्कुल एकदम शुरू से लेकर चल रहा हूँ केमिस्ट्री को, बिल्कुल शुरू से एकदम बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक जाएंगे आपके एग्जाम आने तक। ठीक है, तो आप चैनल पर लगातार बने रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।